इस वक्त जो सूरत हाल बांग्लादेश के अंदर है, वो पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए एक बहुत अच्छी केस स्टडी है। बांग्लादेश के हालात क्यों ख़राब हैं? जब से वहाँ की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को हटाया गया है, उसके बाद से पूरे मुल्क के अंदर एनार्की रूल कर रही है। पहले कुछ स्टूडेंट लीडर्स थे, जो कि एक प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने शेख हसीना को उसकी कुर्सी से हटाया, वो इंडिया चली गईं। उसके बाद वहाँ जो फॉर्मर बैंकर थे और बहुत बड़ा नाम था, उनको लाकर एज़ अ प्राइम मिनिस्टर बिठाया गया कि भई आप इलेक्शन की तैयारी करवाएँ। जब उन्होंने 26 फरवरी 2026 के अंदर इलेक्शन की अनाउंसमेंट दे दी, तो उसके बाद वहाँ के एक बहुत बड़े ऑपोजिशन लीडर थे, जो कि 17 साल की जिलावतनी के पास मुल्क वापस आए और उनकी लीडिंग पोजीशन नज़र आ रही थी कि अवाम उन्हीं को मुंतखब करेगी। इसी दौरान मुल्क के अंदर एनार्की भी बढ़ती चली जा रही थी। जो स्टूडेंट लीडर के कुछ बड़े नाम थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो भी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए खड़े होंगे, तो गुज़िश्ता दिनों उनमें से एक ढाका की मस्जिद से नमाज़ पढ़ के वापस आ रहे थे, उनको सर पे गोली मार दी गई, जिसके बाद उनको सिंगापुर तक ले जाया गया, लेकिन वो अपनी जान की हिफाज़त ना कर सके और जाँ बहक हो गए। जिसके बाद से वहाँ हंगामे फूट पड़े, हुकूमत को भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, इलेक्शन के माहौल भी खराब होता नज़र दिखाई दे रहा है। हम एनालिसिस करते हैं कि आखिर इस बांग्लादेश में सूरत-ए-हाल आई क्यों है? देखें, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने एक बहुत तवील अरसे तक हुकूमत की है और इस तवील अरसे के अंदर उन्होंने ऑपोजिशन को भी दबा के रखा, उन्होंने आम आवाम को भी दबा के रखा, मनपसंद लोगों को अपने गिर्द इकट्ठा कर लिया, तो निज़ाम बुरी तरह हाईजैक था। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम होकर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था, बल्कि डिक्टेटरशिप ही चल रही थी। अब होता ये है कि जब वन पर्सन रूल होता है, तो आवाम के ज़हन में ये बैठ जाता है कि भई ये तो कभी जाने वाला है ही नहीं, निज़ाम ऐसे ही चलता है, तो वो यूज़्ड टू हो जाती है। तो मुल्क में कामनेस रहती है, लोग एग्रीड हो जाते हैं कि हाँ भई, इनके हमने इन्हीं के ज़ेरे साया ज़िंदगी गुज़ारनी है। लेकिन जब वो पर्दा एकदम से चला जाता है, तो आवाम के अंदर बेचैनी फैल जाती है कि अब क्या होगा? और फिर क्या होता है कि पैनिक्स आने लगते हैं, इकॉनमी एकदम से झूमने लगती है। आप देख रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट जो बांग्लादेश की है, वो इधर-उधर झूल रही है इस वक़्त। बिज़नेस लीडर्स को भी नहीं पता कि आने वाला फ्यूचर क्या करेगा, आने वाला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, हालात किस तरफ जाएँगे। ऐसे में क्या होता है कि मुल्क में एनार्की एक्स्पोनेंशियली हर गली-कूचे में पहुँचने लगती है और फिर ज़ाहिर है ये एक जज़्बा है, जो कि कहीं न कहीं तो बाहर आता है। तो वो कभी प्रोटेस्ट की सूरत में सामने आ रहा है, कभी हंगामा-आराई की सूरत में सामने आ रहा है, कभी मॉब मोबिलाइज़ेशन की सूरत में सामने आ रहा है। तो भाई, जब किसी मुल्क का निज़ाम हाईजैक्ड होता है ना, तो वहाँ ऐसी ही सूरत-ए-हाल होती है। जब वहाँ एकदम से कोई चीज़ चली जाती है और मिसिंग होने लगती है, तो अवाम को ये समझ नहीं आता कि हमें लीड कौन करेगा और उससे एनार्की मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान के गवर्नेंस का भी यही हाल है। गुज़िश्ता 40-50 वर्षों में पाकिस्तान का निज़ाम हमेशा ही हाईजैक्ड रहा है और हमारे जितने भी जो भी थर्ड पार्टी वाले हैं या जो डेमोक्रेटिक सिस्टम वाले हैं, वो एक बहुत ही बुरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो 40-50 साल से यही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी तरह निज़ाम उनके कब्ज़े में रहे। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होकर भी हम डिक्टेटरशिप में ही ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। खुदा ना ख़ास्ता कल को अगर ये डेमोक्रेटिक सिस्टम एकदम से कोलैप्स होता है, तो उस सूरत में बांग्लादेश जैसी सूरत-ए-हाल हमारे पाकिस्तान में भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि अवाम को फिर ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर इस मुल्क में रूलरशिप होगी किसकी और फिर हर ग्रुप अपनी एक्जिस्टेंस की लड़ाई शुरू कर देगा और फिर मुल्क के अंदर एनार्की फैल सकती है। तो भाई, डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलने दो, जैसा भी चलता है चलने दो, क्योंकि उसी के अंदर अगर अवाम यूज़्ड टू रहेगी, तो एट लीस्ट उनकी होप्स भी ज़िंदा रहेंगी और निज़ाम-ए-ज़िंदगी भी सही चलता रहेगा।